नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जर्मनी जो कि यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश माना जाता है, वहां पर आ रहा है लीडरशिप में बदलाव। जर्मनी में 2005 के वर्ष की बात है जब जर्मनी की चांसलर बनी थी। जर्मनी की ये पहली बार जो चांसलर थी महिला बनी थी, मिस एंजेला मर्कल। और अब क्योंकि इस बार इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया ही नहीं, तो अब जो जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले हैं उनका नाम है ओलफ शॉल्ज। और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि बेसिकली इनका क्या योगदान रहा है, इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा समझेंगे। ऑल्सो आपको बातों बातों में जर्मनी की जो इलेक्शंस हुई हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इनपुट भी आपको दे दूंगा। लेकिन हम साथ ही में ये भी समझेंगे कि इंडिया और जर्मनी के जो संबंध हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो बेसिकली हमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं। और साथ ही में ओलफ शॉल्ज की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है ऑन इंडिया इन जनरल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। यहाँ आप देख सकते हैं जर्मनीज शॉल्ज सील्स डील टू एंड द मर्कल एरा। आज से 4 दिन पुरानी खबर है, बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया था। द गार्डियन की भी न्यूज आपके सामने है। जर्मन पार्टीज अग्री कोएलिशन डील टू मेक ओलफ शॉल्ज चांसलर। बेसिकली ये जो आपके ओलफ शॉल्ज हैं ये एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग नहीं करते। यहां पर 3-4 पार्टीज ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था जो कि 2021 के जर्मनी इलेक्शंस में विजयी हुई, जिसके चलते अब फाइनलाइज कर दिया गया है कि ओलफ शॉल्ज यहां पे जर्मनी के चांसलर बनने वाले हैं। नाउ शुरू करते हैं सबसे पहले कि बेसिकली एंजेला मर्कल कौन है। एंजेला मर्कल ने ऑफिस को संभाला था 2005 में एंड उस टाइम पर शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी। ऐसा मान लीजिए जब से इन्होंने ऑफिस को संभाला है शी हैज बीन नॉट जस्ट द लीडर ऑफ जर्मनी बल्कि यूरोपियन यूनियन की भी एक तरीके से डिफैक्टो लीडर इन्हीं को माना जाता है। बिकॉज ये ऐसा माना जाता है कि शी हैज बीन द मोस्ट पावरफुल वुमेन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स। नाउ डायरेक्टली जंपिंग टू द इलेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी। बेसिकली यहां पर जो भी चांसलर होता है उसका जो कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स साइलेंट ऑन द फैक्ट कि क्या उसके ऊपर कोई लिमिट है या नहीं है। इसीलिए जो भी चांसलर होता है वो जितनी भी बार चाहे यहां पर चांसलरशिप के लिए खड़ा हो सकता है। नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कि जर्मनी की 2021 में जो इलेक्शन हुई है उसमें ये वाली कुल मिला के 4 पार्टीज ने हिस्सा लिया था। ये वाली बड़ी बड़ी 4 पार्टीज ने हिस्सा लिया था। और भी कुछ कुछ पार्टीज थी, आप यहां पे देख सकते हैं। ये वाली पार्टी एसपीडी के नाम से है, उसके बाद ये सीडीयू सीएसयू के नाम से पार्टी है, देन ग्रीन्स के नाम से पार्टी है, उसके बाद आपकी एफडीपी के नाम से पार्टी है, उसके बाद ये आपकी 2 छोटी छोटी पार्टीज है। इनके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसपीडी की जो पार्टी है ये बेसिकली बहुत बड़ा गठबंधन है, जिसमें आप देख सकते हैं फोटो लगी हुई है ओलफ शॉल्ज की। ये वाली जो पार्टी सीडीयू सीएसयू के नाम से पार्टी है, ये वाली पार्टी के बारे में आप देख सकते हैं ये वही पार्टी है जिसको कि एंजेला मर्कल बिलोंग करती हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मर्कल ने खड़े होने का फैसला नहीं लिया, इसीलिए ये वाला इंसान था जो कि इस पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ था। उसके बाद नंबर 4 पे आपकी ये वाली पार्टी आती है जिसका नाम ग्रीन्स है, और उसके बाद एक और पार्टी आती है एफडीपी के नाम से, जिसमें से आपका ये वाला इंसान खड़ा हुआ था। नाउ जो एसपीडी की पार्टी है बेसिकली ये लोग अपने आप को सोशल डेमोक्रेट्स बोलते हैं। इट इज लाइकली टू बी कि इसमें जो इंसान ओलफ शॉल्ज है ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जर्मन चांसलर आफ्टर द लीडर्स ऑफ 3 पार्टीज सील्ड अ कोएलिशन डील। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसपीडी की पार्टी है इसको सबसे ज्यादा वोटिंग यहां मिली है। 26% का वोट जो है वो एसपीडी को यहां पर प्राप्त हुआ है, राइट। द कोएलिशन गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर। ये जो इलेक्शंस थे सितंबर में हुए थे, लेकिन अब जो कोएलिशन सरकार है ये मेनली आपकी दिसंबर की बिगिनिंग में बनने वाली है। और क्योंकि दिसंबर की बिगिनिंग 1-2 दिन में होने वाली है, इसीलिए ये हम कवरेज यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट, क्योंकि यहां पर 16 साल का जो आपका कंसेक्यूटिव रूल था वो यहां पे खत्म होने वाला है। कंजर्वेटिव जो रूल था आपका एंजेला मर्कल का वो खत्म होने वाला है। एंजेला मर्कल की जो कंजर्वेटिव पार्टी है इन्होंने बहुत ही छोटी सी मार्जिन से बेसिकली यहां पर अपने आप को खोया है। आप देख सकते हैं कि ये 25% की इनको वोट्स मिली और यहां पर आप देख सकते हैं कि 26% की वोट मिली। तो बहुत ही स्मॉल मार्जिन था और हो सकता है कि शायद यही यहां पे जीत भी सकते थे, राइट।
जो आपका एसपीडी का कोएलिशन है, ठीक है, ये इसमें इन्होंने क्या किया है कि एसपीडी, ग्रीन्स और एफडीपी ने मिलकर के कोएलिशन किया है और इसीलिए थोड़ा सा लीडर को ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। अकेली जो एसपीडी है वो यहां पर पावर में नहीं आ सकती थी क्योंकि इनके पास उतनी वोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो एसपीडी ने ग्रीन्स के साथ मिलकर के और एफडीपी के साथ मिलकर के एक कोएलिशन को बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका रंग यहाँ पे लाल है, इसका रंग यहाँ पे हरा है, इसका रंग यहाँ पे येलो है और इसीलिए इस गठबंधन को कभी कभार ट्रैफिक लाइट कोएलिशन भी कहा जाता है। द SPD, Greens and the FDP coalition pact brings to an end nearly 5 weeks of formal negotiations. The three-way coalition is sometimes also called as the traffic light coalition. काफी फनी सा नाम है, बट चलो ठीक है, याद करने में हमें आसानी हो जाती है, राइट। जो अब यहां पर इन्होंने आपस में काफी बातचीत करी, इस चीज को फाइनलाइज करा कि सोशल डेमोक्रेट्स कैंडिडेट ओलाफ शॉल्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जर्मन चांसलर। आप यहां पे देख सकते हैं, शॉल्स टू बिकम जर्मन चांसलर आफ्टर सिक्योरिंग द कोएलिशन डील। नाउ जंपिंग टू द पॉइंट कि आखिरकार ओलाफ शॉल्स कौन है। दोस्तों, इनका जन्म आज से लगभग 60 साल पहले हुआ था। इनकी आयु लगभग 63-62 के आसपास की है। 1958 में इनका जन्म हुआ था और ये 1970s में जाकर के एसपीडी के सदस्य बन चुके थे। ये वैसे प्रोफेशन से एक लॉयर हैं एंड ही वाज कॉल्ड टू द बार इन 1985 और ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। उसके बाद इन्होंने हैम्बर्ग गवर्नमेंट के अंदर सर्व किया एज द अंडर द फर्स्ट मेयर ऑटविन रुंड इन 2001। तो बेसिकली ये पहले भी सरकार में रह चुके हैं और काफी लंबे टाइम से सरकार का हिस्सा एक तरीके से बने हुए हैं। उसके बाद जो इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, ही वाज द डेप्यूटी लीडर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रॉम 2009 टू 2019 एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2017 की जब जर्मनी की इलेक्शन हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि जो कोएलिशन बना था वो सीडीयू, सीएसयू और एसपीडी का बना था, उस टाइम पर शॉल्स को जो यहां पर औहदा दिया गया था, ही हैड बिकम द फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो पिछले 4 साल से ही हैड बीन सर्विंग एज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज वेल। अगर बात करें कि बीइंग इन दी गवर्नमेंट एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इनका योगदान क्या रहा, तो इनका योगदान काफी बड़ा रहा। अगर आप देखेंगे, कोविड-19 की महामारी के चलते इन्होंने जर्मनी में जो कदम लिए, शॉल्स ड्राफ्टेड अ सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रेस्क्यू पैकेजेस फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग 130 बिलियन यूरो स्टिमुलस पैकेज इन जून 2020। ठीक है, इन्होंने पूरी की पूरी उसकी फ्रेमिंग करी कि पैसा कितना लगाना चाहिए, कहां कहां पे लगाना चाहिए, कौन से क्षेत्रों को कितना पैसा देना चाहिए। उसके बाद शॉल्स ऑल्सो ओवरसॉ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन EU, that is the EU's 750 billion euro recovery fund, so that जो बाकी की मेंबर स्टेट्स हैं EU की, उनको किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द डिसीजन टू स्पेंड 90% ऑफ द 28 बिलियन यूरोस फॉर जर्मनी ऑन क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड डिजिटलाइजेशन। आपको मालूम होगा जर्मनी आज की डेट में एक फ्रंट रनर बना हुआ है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो वहां पर भी उन्होंने जो ये वाले मुद्दे हैं उनको उठाया और ये यहाँ पे तय किया कि कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली G7 की जो समिट हुई थी जून 2021 में, वहां पर जो शॉल्स का ही आइडिया था टू इम्पोज 15%, मिनिमम 15% ऑफ मिनिमम टैक्स फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि आपने आई एम श्योर सुना होगा। ये सारी के सारे योगदान कहीं ना कहीं शॉल्स का इसमें बड़ी भूमिका रही है। तो जी हाँ, ये अभी तक पॉलिटिक्स में थे और इनकी काफी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिली है। कमिंग टू द फैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनी फॉर इंडिया, ये मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा कि शॉल्स की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनी फॉर इंडिया, इसमें नंबर 1 तो आपका आता है बायलैटरल ट्रेड। जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप के अंदर। इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट करती है जर्मनी, इंडिया एक्सपोर्ट टू जर्मनी फोकस ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर फॉलोड बाय केमिकल प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं, मेटल और लेदर गुड्स एंड फूड स्टफ्स हैं। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में भी जर्मनी का काफी बड़ा योगदान रहा है। जर्मनी से जो एफडीआई भारत में आई, दैट टोटल्ड अराउंड 11.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। नॉट जस्ट एफडीआई, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हालांकि उसके बाद थोड़ा स्लम्प देखने को मिला है, बट हाँ, एक टाइम पे इंडिया और जर्मनी के जो आपके इन्वेस्टमेंट के संबंध थे वो काफी बेहतरीन थे। इसके बाद टेररिज्म के केस में जर्मनी ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है फॉर द अडॉप्शन ऑफ CCIT। एनएसजी मेंबरशिप के केस में जर्मनी ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है कि इंडिया को भी यहाँ पे सदस्यता मिलनी चाहिए। और G4 ग्रुपिंग का नाम आपने सुना होगा, इंडिया, जर्मनी और ब्राजील और जापान इसके मेंबर्स हैं। तो वहां पर भी इंडिया और जर्मनी बेसिकली एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जहां पे जर्मनी दुनिया का एक लार्जेस्ट बड़ा लीडर है, वहां पर भी इंडिया और जर्मनी के संबंध काफी अच्छे हैं। नाउ ये हमने आपको इसलिए बताया सो दैट हम लोग अब देख सकें कि मिस्टर शॉल्स की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से होने वाली है। बेसिकली जर्मनी इज टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 इन जनवरी। ठीक है, आने वाला जो जनवरी है उसमें G7 की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास जाने वाली है। उसके इमीडिएटली मिस्टर शॉल्स के ऊपर काफी ज्यादा लाइमलाइट आने वाली है, बिकॉज ये काफी सारे जो है इवेंट्स को यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं और बड़े बड़े सवाल इनसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पर
ये देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जर्मनी अंडर मिस्टर शॉल्स, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है विज़ावी चाइना एंड रशिया, वो किस तरीके से होने वाली है। मोर इंपॉर्टेंटली विज़ावी चाइना, क्योंकि उस चीज का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर सीधा सीधा आता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सोशल डेमोक्रेट्स, इनका ये मानना है कि इफ यू लुक एट मर्कल्स चाइना पॉलिसी, आई थिंक दैट ओलाफ शॉल्स विल बी मोर सिमिलर टू दिस दैन द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। यानी कि यूएस की जो पॉलिसी फिलहाल चाइना की तरफ चल रही है, जो कि थोड़ी कॉन्फ्रंटेशनल है, वैसा नहीं होने वाला है ओलाफ शॉल्स के अंडर। एक तरीके से ऑलमोस्ट वैसी ही पॉलिसी यहां पे शॉल्स फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चाइना, जैसा कि मर्कल के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट पॉलिसी फॉलो की जाएगी और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम भी किया जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। Beijing has become more confrontational, German industry more outspoken about its dependency on the Chinese market. इसका मतलब जो जर्मनी की चाइना पॉलिसी है, it is ripe for evolving from the mercantilist soft touch of the Merkel era. क्लियरली जो मर्कल यहां पे कर रही थी, उस तरह की चीजें आगे जाके भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। नाउ एग्जैक्टली क्या होता है कहना काफी मुश्किल है अभी, बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि ओलाफ शॉल्स ने इस चीज को अनाउंस किया है कि जिस तरीके से मर्कल ने काम किया था, मैं भी वैसे ही काम करूंगा। और उन्होंने क्लियरली बोला है विद रिस्पेक्ट टू चाइना पॉलिसी ऑल्सो कि मैं भी वहां पर इस तरीके से जो है आपकी सॉफ्ट पॉलिसी रखने वाला हूं। ये तो चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू ओलाफ शॉल्स। एक सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही आया, जिसको मैंने यहां पे इंक्लूड किया है, कि जो मर्कल की रिटायरमेंट है, क्या ये एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर सकती है? तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है, बिकॉज मर्कल एज आई टोल्ड यू वाज अ वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं इम्पोजिंग लीडर। मतलब इनकी जो लीडरशिप थी ये बहुत ही ज्यादा, ही वॉज अ वेरी वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। पिछले 16 साल से जर्मनी की लीडरशिप को संभाला हुआ था। यूएसए के, यूके के अलग अलग प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहे, लेकिन यहां पर मर्कल ही थी अकेली जो कि एक ऐसा मान लीजिए कि कॉन्स्टेंटली चलती आ रही थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर, जब से यूएस के प्रेसिडेंट वो थे, उसके बाद बराक ओबामा, देन बिल क्लिंटन वगैरह वगैरह, जो भी लोग आए यहाँ पर, है ना, नॉट बिल क्लिंटन, वो तो पुरानी बात हो गई, जो भी लोग यहाँ पर आए, देन डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, और अब आपके सामने है जो बाइडन ऑल्सो। तो ये अलग अलग यूएस प्रेसिडेंट्स इन्होंने देखे हैं, उनके साथ डीलिंग करी है। इतनी क्षमता रखने वाली जो महिला थी, जब वो यहाँ पे रिटायरमेंट ले रही हैं, तो क्या ये बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर सकता है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माई रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।